हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट फिनिश कर ली है एंड आज की क्लास में हम थर्ड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। सो JS मिल को हम कंटिन्यू करते हैं और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पेपर अब बहुत नज़दीक हैं और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। JS मिल का जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। JS मिल के जो फादर हैं वो जेम्स मिल हैं। ये आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। तो उस टाइम पर वो एक किताब लिख रहे थे और JS मिल ने उस किताब को पढ़ा और वो किताब रिलेट थी किस चीज़ से, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1818 लिखने के लिए वो उन चीज़ों को पढ़ रहे थे, उन किताबों को पढ़ रहे थे। तो उन पुस्तकों के प्रकाशित होने के बाद जो उन्होंने किताब लिखी थी जेम्स मिल ने, मतलब इनके फादर ने, तो उसके प्रकाशित होने के बाद ईस्ट इंडिया हाउस में उनको सहायक परीक्षक नियुक्त कर दिया गया था और उसके बाद जो उनके वित्तीय हालात थे फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हो गए थे, तो वो अपने बाकी की चीज़ों पर फोकस कर सके, ठीक है। तो उसके बाद उनका एक मोटिव रहा अपने बेटे JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल को किसी काबिल बनाना, आगे बढ़ाना। तो उन्होंने कोशिश करी और ये सोचा कि वो अपने बेटे को वकील बनाएंगे, ठीक है। तो वकील बनाने से पहले 1823 का टाइम था और 1823 में अगेन ईस्ट इंडिया हाउस के अंदर सहायक परीक्षक का पद निकलता है और उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल को जगह मिल जाती है एंड देन वो अपनी लाइफ के मतलब काफ़ी टाइम तक वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक चिंतक और अर्थशास्त्री थे और उनका जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, क्लियर कर दी है। जेम्स मिल की शिक्षा उनके फादर ने उनको घर पर रखकर ही करवाई, स्कूल नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि जेम्स मिल ने 4 साल की उम्र में ग्रीक भाषा और 8 साल की उम्र में लैटिन भाषा सीख ली थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने प्लेटो के संवाद, इतिहास और तर्कशास्त्र जो थे वो पढ़ने शुरू कर दिए थे और साथ में थ्यूसिडाइज, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो हैं उनसे भी रिलेट जो चीज़ें थी, उनकी किताबें थी, वो सब पढ़ने भी शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश क्लासिकल, इकोनॉमिस्ट जैसी पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया था और इसके बाद सबसे पहली मतलब जो टॉकविल थे उनकी 1835 और 1840 में 2 भागों में बटी किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसके बारे में उन्होंने समीक्षा करी थी। मतलब समीक्षा का मतलब होता है उसको क्रिटिसाइज़ किया था, मतलब इतनी सी उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया था, ठीक है। फिर 1850 का टाइम आया, उन्होंने अपनी खुद की पहली बुक ऑटोबायोग्राफी लिखी और ऑटोबायोग्राफी लिखने के बाद 20 साल की उम्र में ही जेम्स मिल समाचार पत्र पत्रिकाओं में काम करने लगे थे संवाद के तौर पे, ठीक है। 1820 में ही सिस्टम ऑफ लॉजिक जो 1843 में जाके कंप्लीट हुई थी उसको लिखना उन्होंने 1820 में शुरू किया था। ऑन लिबर्टी आई थी 1859 में और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में आई थी। यूटिलिटेरियन एंड द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये चारों, ठीक है। तो इन चारों बुक्स के अंदर सबसे पहली बात तो ऑन लिबर्टी में उन्होंने स्वतंत्रता की बात करी है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में उन्होंने वुमेंस के राइट्स के लिए बात करी है। थर्ड है आपकी यूटिलिटेरियन, उपयोगितावाद। आप लोगों ने वो नॉर्मली पहले सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, सो आप लोगों को अब समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड लास्ट एंड फोर्थ बुक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन्होंने इसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रखी है, ठीक है जी। इसके बाद और धीरे धीरे आगे टाइम चलता गया। जो उपयोगितावाद है हमारा यूटिलिटेरियन, उन्होंने जेरमी बेंथम के थॉट से इस चीज़ को लिखा था। जेरमी बेंथम का थॉट था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला, तो उसके बिहाफ पर इन्होंने यूटिलिटेरियन को लिखा था, ठीक है। फिर 1826 में मिल एक मानसिक संकट से गुजरे और उन्होंने उस टाइम पर तो इलाज और वगैरह ये सब था नहीं, तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की स्वास्थ्य संबंधी जो किताबें थी उनसे कर करके अपने आप को ठीक करा। एंड देन उसके बाद JS मिल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि उनकी जो दोनों पुस्तकें हैं, कौन सी, ये ऑन लिबर्टी और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो इन्होंने किसके साथ, इन लेडी के साथ मिलकर, इन लेडी के साथ रहकर इसको कंप्लीट करा। क्यों इनका नाम था हैरियट हार्डी टेलर। हैरियट हार्डी टेलर हमारी ये जो हैं ये बहुत मतलब उस टाइम पे JS मिल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी
ठीक है, तो मतलब बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली टाइप की, और इन दोनों का जो दोस्ती वाला बहुत अच्छा जो रिश्ता था वो बहुत पुराने टाइम से कायम था। फिर हैरियट के जो हस्बैंड थे टेलर साहब, उनका डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद उनकी 1849 में डेथ हुई थी, और 51 में हमारे कौन है ये जेएस मिल ने इनसे शादी कर ली थी और अपनी बाकी की ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजारी। उससे पहले इन्होंने किसी से भी शादी नहीं करी थी। और 8 मई में 1873 में इंग्लैंड में जॉन स्टुअर्ट मिल का देहांत हो गया। याद रखना 20 मई में ये पैदा हुए और 8 मई में ये मर गए, मतलब मई का महीना ही था इनके पैदा होने का और मरने का, और बाकी ईयर भी याद रखना। ठीक है, पेपर के अंदर ईयर गलत लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, और अगर ईयर याद नहीं आए तो स्किप कर देना। ये मत करना कि कुछ भी लिख दो, क्योंकि इन चीज़ों पे टीचर का फोकस जाता है, तो टीचर उन चीज़ों को पहले देखता है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहला मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अब इनकी चारों बुक्स को हम डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आती है, महिलाओं की अधीनता। महिलाओं की अधीनता के अंदर द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 के अंदर ये बुक इन्होंने लिखी, और इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे स्त्री और पुरुष की हेल्प, मतलब एक दूसरे को किसी भी तरीके से असमानता के रूप में देखना या फिर एक दूसरे को कम समझना। जैसे पुरुष नॉर्मली औरतों को कम समझते हैं, या उस टाइम की बात की जाए तो कोई औकात ही नहीं थी महिलाओं की, तो वो वाली चीज़ को इन्होंने बोला कि ये हमारी जो है ये नॉर्मल लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ नहीं है, और ये नॉर्मली मतलब ये वाली चीज़ दिखाई देती है कि हमें समानता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो संपूर्ण समानता, प्योर जो हमारी इक्वालिटी है उसको कर लेना चाहिए, उसको इन सब जगहों की जगह रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि 19th सेंचुरी की भाई ये बात है, और 19th सेंचुरी के अंदर देखिए मैंने जो भी आपको बोला है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, वैसे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना नोट्स में, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। तो इन्होंने ये वाली बात बोली इसलिए थी कि 19th सेंचुरी की इन्होंने महिलाओं की कानून की जो थी वो स्थिति दिखाई थी विवाह की। ठीक है, कि विवाह का कानून में क्या है, क्या मसला है विवाह का कानून में। इन्होंने सब ये वाली बात रखी कि कोई भी विवाहित महिला अपने नाम से संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती है, इंग्लिश में लिख दिया है, कॉपी कर लेना। सेकंड थिंग इन्होंने बोली कि अगर उसके माता पिता ने भेंट में उसे संपत्ति दे दी है तो वो भी उनके पतियों की ही होती है। ठीक है, ये विवाह के बाद का सारा मटेरियल है। तीसरी चीज़, महिला कानूनी तौर पर पति से तलाक ले लेती है या दूर रहती है, और जो भी धन वो कमाती है तो वो भी उसके पति की ही कमाई मानी जाती है। ठीक है, मतलब डाइवोर्स होने के बाद भी वो बेचारी नहीं छूट पाई, मरने के बाद ही उसको छुटकारा मिलेगा। तो ये वाली चीज़ को इन्होंने यहाँ पर बताया कि तीसरी चीज़ ये थी मेरी इस चीज़ को लिखने की। ठीक है, और चौथी चीज़ उन्होंने रखी, कानून के अनुसार माता के बजाय केवल पिता ही उस विवाहित युगल के बच्चों का अभिभावक होगा। अभिभावक का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि अगर संपत्ति का मसला पड़ता है या कुछ भी होता है तो गार्जियंस के तौर पे माता का कोई भी योगदान नहीं रहेगा, जो काम करेगा पिता ही करेगा, चाहे औरत ने तलाक ली हो या नहीं ली हो, वो दूर रह रही हो या नहीं रह रही हो। मतलब सीधी बात है कि संपत्ति में औरत का कोई हक ही नहीं है, न शादी से पहले न शादी के बाद। शादी से पहले इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बेटों का राज होता है, पितृसत्तात्मकता होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद पैट्रियार्की सिस्टम के बाद शादी के बाद फिर वो पति की हो जाती है, तो फिर पति का सिस्टम होता है। तो वो ये वाली चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई इस वजह से मैंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को सामने रखा और बताया। ठीक है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स में इस चीज़ के अलावा इन्होंने ये भी बोला कि एक क्वेश्चन रखा गया कि अगर महिलाओं को समान अधिकार दे दिया जाए तो इससे समाज में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लाभों के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, स्पेशली 4 चीज़ों को ही आप आंसर में लिख कर आना। मन करे तो कुछ भी ऐड कर लेना, लेकिन ऐड करने से पहले मुझे कमेंट या टेलीग्राम पे बता देना कि मैम मैं ये ऐड करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सबसे पहला आता है, तानाशाही का कोई स्थान नहीं होगा, डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तानाशाही या पैट्रियार्की सिस्टम दोनों एक ही बात है। तानाशाही यहाँ पर जेएस मिल ने नॉर्मली हमारी पूरी गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं करा है, एक फैमिली में। तो मतलब जो हमारे घर का अगर सिस्टम देखा जाए तो तानाशाह घर में भी होता है, कि मतलब क्या चलता है यहाँ पर, हमारे जो घर के बड़े होते हैं पिता, वो मतलब बच्चों के तौर पे घर के जो बड़े पिता होते हैं
पिता ही बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनका वो चलता है कि उनका मानना, मम्मी कहती है ये मम्मी घूमने जाना है, कुछ करना है, पापा से पूछो, है ना। तो वो वाली बात आ जाती है कि मतलब सब कुछ हक जमाने के बाद, एक माँ होने के बाद भी उसको ये होता है कि वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेके अपने ही बच्चों को जाने की इजाज़त दे या जो भी करे। तो वो वाली चीज़ कि उन्होंने कहा कि अगर हम औरतों को समाज के अंदर समानता देते हैं तो तानाशाह ख़त्म हो जाएगा। आदमी को ये रहेगा कि हाँ, औरत जो है वो उन बच्चों की माँ है, वो उन बच्चों को कहीं भी जाने की परमिशन अपनी अकल सोच से देगी, ठीक है। औरत का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता, औरत पूरे घर को चलाती है, हर चीज़ को हैंडल करती है, तो वो भी इस चीज़ के लायक है कि वो किसी चीज़ का फ़ैसला ले सके, ठीक है। तो तानाशाह का कोई स्थान नहीं रहेगा, ये वाली बात है। नेक्स्ट है हमारा, जन सामान्य की मानसिक क्षमताएं दुगनी हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी कि अगर समाज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, टीचर औरतें भी बनने लगेंगी तो हमारी जन सामान्य की मानसिक क्षमताएं जो हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, देश उन्नति करने लगेगा और सब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, समानता देना। समानता देना, इसके अंदर इन्होंने बोला कि औरत को इक्वालिटी देने से समाज के अंदर खुशियाँ भरी रहेंगी, समाज जो है हमारा बैलेंस में रहेगा। ये नहीं कि एक औरत को ये रहे कि भाई मतलब डर खौफ, शादी के बाद मुझे जाना है और उसी घर में बंद रहना है, देन उसके बाद वहाँ से मरकर ही निकलना है, मैं और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि लोग घर में वैसे ही औरतों पे बहुत पाबंदियाँ रखते थे, इनफैक्ट आज भी रखते हैं, और ऊपर से ये सारे कानूनी सिस्टम, तो औरत एक तरीके से गले में पट्टा डालकर बांधने वाली बात है कि उसको अपनी मर्ज़ी से घसीट रहे हैं, चला भी नहीं रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो वो वाली चीज़ की समानता देने से एक हमारा जो है समाज के अंदर खुशियाँ पैदा होंगी और मानव समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा चौथा पॉइंट है। मानव समाज पर अच्छा प्रभाव इस वे में पड़ेगा कि अगर हमारे घर की औरतें काम करेंगी, काम इन द सेंस ये नहीं कि जॉब करवाओ पैसा कमाओ, नहीं, कि अगर वो किसी काबिल बनेंगी कि आज फ़ख्र से बोले कि यार हमारी मम्मी भी डॉक्टर है, हमारी मम्मी टीचर है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ की समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि अब या मतलब बहुत बड़ी बात है उस ज़माने में कि एक लेडी इतना कुछ कर रही है, एक लेडी इतना पढ़ रही है, लिख रही है, ठीक है। तो वही चीज़ को मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने भी बहुत मुश्किल से झेला, सब कुछ करा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, और वही सारी चीज़ें और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने झेली और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी रखी गई थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब आ जाता है सीधा सीधा ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित हुई थी ये किताब, और इस किताब के अंदर क्या बात की गई थी, इस किताब के अंदर बोला गया कि भैया सार्वजनिक स्वाधीनताएं तानाशाही शासन के बजाय हमारे डेमोक्रेसी में भी खतरे में होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं? देखो, हमारी गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी तो कर सकती है, लेकिन हमें हमारे अधिकारों की सेफ्टी करने का खुद भी राइट है, खुद भी एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी अपनी चीज़ों का उसको देखने का कि हाँ जी हम इस चीज़ को इस तरीके से सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सामने आई कि भाई देखो, जब भी आप कोई एक भी चीज़ को चूज़ करने जाते हो, ठीक है, मान लो कि आप बैग लेने गए हो और आप बैग लेने के लिए उस चीज़ को चूज़ करने के लिए अपनी सारी क्षमताओं को लगा देते हो, इन द सेंस कैपेबिलिटीज़, अपने दिमाग से सोचते हो, कपड़ों के हिसाब से, और कि किस जगह कहाँ जाना है। अब भैया ऐसा तो नहीं है ना आप कॉलेज चमक धमक वाला बैग लेके जाओ और फिर आप शादी में पार्टी में जाओ तो वहाँ पर स्कूल बैग या फिर कुछ और लेकर जाओ, है ना। तो वो वाली चीज़ कि आपकी जो दिमागी चीज़ें होती हैं, आपकी सब चीज़ें एकदम जागरूक हो जाती हैं कुछ सामान लेने में, ठीक है। और वो क्या क्या होती हैं, जैसे सबसे पहले आप प्रत्यक्षीकरण करते हो, मतलब किसी चीज़ का चयन करते हो कि भैया मुझे बैग लेने हैं। अब मेरे सामने 3 बैग रखे हुए हैं, ब्लैक, रेड और वाइट, ठीक है। अब फिर निर्णय करने वाली प्रोसेस आता है, 5 तरीके की प्रोसेस से गुजरती हैं सारी चीज़ें। तो निर्णय लेना, डिसीजन। अब आप बोलोगे कि यार वाइट ले तो लूँ, अच्छा तो लगता है, लेकिन कॉलेज जाना है, मेट्रो में अप डाउन करना है, बस में करना है, तो ये गंदा भी बहुत जल्दी होगा, तो आप उसको हटा दोगे। फिर उसके बाद निर्णय लेने में रेड और ब्लैक की बात आती है, तो मैक्सिमम लड़कियाँ स्पेशली, मैं ये नहीं कह रही कि होती हैं ऐसी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते रेड, पिंक, पर्पल कलर, लेकिन नॉर्मली मान लो कि किसी लड़की ने रेड को चूज़ करा, अब वो उस चीज़ में भी ये देखेगी कि मुझे कॉलेज लेके जाना है, फिर कहीं घर में लेके जाना है। अगर मैं किसी और जगह गई, कोई सन्नाटे की जगह या कोई शांत जगह, तो वहाँ पे इतना अच्छा चमकीला रेड बैग अच्छा नहीं लगेगा, तो फाइनली डिसीजन आपका ब्लैक पर ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेधिकरण की अनुमति होती है कि भेद करना, कि दोनों चीज़ को अगेन आप चेक करते हो कि यार ये अच्छी है या ये अच्छी नहीं है, एक बार और देख ले। उसके बाद
मानसिक क्रियाशीलता है, जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो चलने लगती हैं, खरीदते टाइम भी, पैसे देते टाइम भी आप अगेन उस चीज़ को दोबारा सोचते हो कि भाई मुझे ये चीज़ यहाँ लेके जानी है, वहाँ लेके जानी है, ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, नैतिक प्राथमिकता की बात आती है फिर लास्ट में कि मोरालिटी आपकी फ़र्स्ट आ जाती है। आप कहते हो ओके डन, मुझे यही लेना है। अब किसी को पसंद आया ना आए, मुझे तो पसंद आया ना, ठीक है, वो क्योंकि आप ये भी सोचते हो कि घर लेके जाएँ, पता नहीं घर में किसी को पसंद आया नहीं आया, मम्मी डांटे, पापा डांटे, बहन बोले, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो हमारी पूरे 5 प्रोसेस से गुजरने के बाद ये वाली चीज़ आती है। हमारे मिल साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चलता है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से चलता है। अगर वो किसी दूसरे की क्षमताओं को सुनकर अपना कार्य करता है, काम करता है, तो वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। और ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अब आपस में ही फ्रेंड्स आप लोग कि नोट्स अपने दे दे, मैं पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। बच्चा नोट्स सब अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, और एक टीचर बच्चों के हिसाब से बनाता है, लेकिन बाकी बच्चे अपने हिसाब से बनाते हैं। तो किसी और के नोट्स लेके पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर मिल बता रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरे पर हाथ रखो और कहो कि ये मुझे, मैं अंधा हूँ, मुझे चला देगा, हो भी सकता है ना कि वो गड्ढे में फेंक दे। आप इतना भरोसा कर रहे हो, लेकिन उसको हो ही ना कि वो आपकी हिफाजत कर सके। तो मिल कहते हैं कि इसलिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखो, दूसरे की क्षमताओं पर रह कर अपना कुछ भी काम मत करो। ठीक है, मिल ने स्वाधीनता के बारे में 3 तरीके की जो है हमारी क्या बताई, स्वतंत्रताएं बताई हैं। 3 तरीके की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कार्य करने की स्वतंत्रता और तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मिल ने कहा कि इंसान अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीडमली बता सकता है। स्पेशली उन्होंने महिलाओं का सामने रखी बात। उन्होंने कहा कि नॉर्मली मतलब जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे हमें भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग अपने एक्सप्रेशंस बता सकते हैं, आप लोग अपनी बातचीत कर सकते हैं, जैसे चाहे बातचीत कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। रास्ते में हंस सकते हैं, रो सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता दी गई है। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो मिल ने भी सेम वही वाली बात बोली कि मैं ये चाहता हूँ कि एक्सप्रेशंस की जो फ्रीडम है वो स्पेशली महिलाओं को मिले, कि वो अपने दुख दर्द को बता सकें। जिन बेड़ियों में वो पड़ी हुई हैं बेवजह, किसी काबिल होने और ना होने के बावजूद भी, उन बेड़ियों से उनको निकालने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कार्य करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू एक्ट के अंदर उन्होंने बोला कि हर तरीके की काम करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज D, E, F ये सारे जो हैं, ये इनमें से कोई एक हमारा भाई साहब बताता है कि हमें काम करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब काम करने की स्वतंत्रता में मिल ने बोला कि एक आदमी अगर चाहे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे ओपन माइंडेड इंसान भी थे, जस्ट लाइक J.S. मिल है। ठीक है, J.S. मिल जिनसे इन्होंने शादी करी थी, वो खुद एक विचारक थी, वो खुद बहुत हाई पोस्ट पे थी। तो ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे घराने की औरतें जो थी वही पढ़ सकती थी, छोटे कम घराने की लड़कियां भी पढ़ती थी। तो वही वाली बात है कि ऐसे कुछ आदमी भी थे जो अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, दी जानी चाहिए, कि अगर कोई आदमी या औरत किसी भी तरीके का कार्य करने के लिए अपने आप को कैपेबल समझता है तो वो काम कर सके। एंड लास्ट उन्होंने संघ बनाने की स्वतंत्रता और उसके अंदर ऐड होने की स्वतंत्रता भी रखी है। वो इसलिए रखी है कि आप लोग संघ, जैसे कि फेमिनिज्म जो है हमारा, वो सैकड़ों की तादाद में औरतों ने प्रोटेस्ट किए, सैकड़ों की तादाद में फेमिनिज्म ने बहुत फोकस करा, सब कुछ करा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने संघ बनाने की स्वतंत्रता को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। अब नेक्स्ट बुक है उनकी कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाली। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर मिल क्या कहते हैं, तो द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में आई थी, और इसके अंदर मिल ने छूटते एक सवाल करा था कि सबसे अच्छे प्रकार की सरकार कौन सी है। ठीक है, इन्होंने जब ये सवाल करा तो इन्होंने सरकार को ही 2 तरीके के पार्ट्स में बांट दिया। इन्होंने कहा कि सरकार के 2 काम होते हैं। सबसे पहला तो नागरिकों में पाए जाने वाले उनके गुण, उनकी क्षमताएं, उनकी स्किल्स वगैरह का उपयोग उनके हितों को सिद्ध करने के लिए करना, और दूसरा कि उन्हें नागरिकों की बौद्धिक, नैतिक और क्रियाशील गुणों में सुधार करना। अब इन्होंने बोला कि
कि देखो जी, हमारी जो तानाशाही सरकार होती है वो तो पहला काम कर सकती है लेकिन दूसरा काम तो नहीं कर सकती, लेकिन जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी वो दोनों काम कर सकती है। तो हेयर साहब जो है हमारे, उन्होंने संसद के बारे में लिखा था, तो उनका मिल ने समर्थन करा और समर्थन करने के साथ उन्होंने बोला कि संसद के लिए प्रतिनिधियों को अनुपातिक प्रतिनिधि देने की पद्धति का समर्थन मैं करता हूँ। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पर। और मैं बहुल मतदान की सिफारिश भी करता हूँ। बहुल मतदान के अंदर आ जाता है कि हर मतदाता को कम से कम 1 वोट देना होगा, और कुछ व्यक्ति 1 वोट से ज़्यादा भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, क्योंकि सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते थे। ठीक है, तो मिल ने इन सब चीज़ों को सामने रखा। इसके अलावा मिल ने विधानसभा पर फोकस करा। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर की बात अगर चल रही है तो विधानसभा का काम होता है हमारा कि वो नॉर्मली शिकायत समिति का ध्यान रखे कि जो भी शिकायत है, जो भी चीज़ है, वो विधानसभा में आके हो जाएगी, ना कि विधि निर्माण करना, ना कि प्रशासन चलाना। विधि निर्माण जो है हमारा वो कोडिफिकेशन कमीशन की हेल्प से किया जाता है। वहाँ पे अलग अलग और काफ़ी काबिल विशेषज्ञ भी बैठे हुए होते हैं विधि निर्माण के लिए। ठीक है, और प्रशासन जो है हमारा ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही या फिर अधिकारी वर्ग चलाते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को उन्होंने यहाँ पर ख़त्म करा। एंड देन लास्ट आता है इनकी उपयोगितावाद। उपयोगितावाद देखो जी, मैंने ये आप लोगों को डीपली इसलिए पढ़ाया है, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इन सभी में से किसी एक पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा 25-18 मार्क्स का। शॉर्ट नोट भी आ सकता है, सेपरेट भी आ सकता है, तो तैयारी दोनों तरीके से करके रखना। बल्कि मैं तो बोलूँगी कि पूरा ही याद करो, शॉर्ट नोट में आएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, बड़े में आएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो उपयोगितावाद के अंदर जेरेमी बेंथम का जो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसके बाद इस पर उन्होंने फोकस करा। जो हमारे मिल हैं, सीधी सी बात है, बस बेंथम क्या बोलते हैं, बेंथम कहते हैं कि अलग अलग तरीके की सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। गुणात्मक अंतर का मतलब आता है हमारा क्वालिटेटिव अंतर, डिफरेंस नहीं होता है, उनमें सिर्फ परिणात्मक अंतर पाया जाता है। परिणात्मक अंतर आता है हमारा, क्वांटिटेटिव डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन मिल कहते हैं कि अलग अलग तरीके के सुखों में गुणात्मक अंतर ज़रूर होता है और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिणाम से कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों के उपयोगितावाद में। सिंपल सी बात है, उपयोगितावाद यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी की बात ये रही कि आपका जेम्स मिल भी जॉन स्टुअर्ट मिल भी यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम हेगल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कार्ल मार्क्स, देन आपके फाइनल क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, होप सो कि आप लोगों के पास अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।